Modern history most important question for all exam. फर्स्ट टॉपिक बंगाल विजय और प्रारंभिक पृष्ठभूमि। भारत में ब्रिटेन शासन की स्थापना के क्रम में किस राज्य की विजय का निर्णायक महत्व है? बंगाल विजय का। दिल्ली सल्तनत के समय ही बंगाल में कैसी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है? क्षेत्रीय नेतृत्व द्वारा अलग एवं स्वतंत्र रहने की प्रवृत्ति। दिल्ली सल्तनत के किन शासकों के समय बंगाल में स्वतंत्रता की प्रवृत्ति देखी गई थी? बख्तियार खिलजी, बुगरा खां और मुर्शिद कुली खां। दिल्ली सल्तनत के किन शासकों के समय बंगाल में स्वतंत्रता की प्रवृत्ति देखी गई? बख्तियार खिलजी, बुगरी खां और मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था? औरंगजेब का। कब मृत्यु हुआ था? 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल की स्थिति क्या थी? बंगाल स्वतंत्र होने वाले शुरुआती राज्यों में से एक था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल की स्थिति क्या थी? बंगाल स्वतंत्र होने वाले शुरुआती राज्यों में से एक था। बंगाल पर आधिपत्य अंग्रेजों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? अपनी भौगोलिक स्थिति, कृषि, उद्योग और व्यापार की समृद्धि बढ़ाने के लिए। बंगाल विजय के लिए अंग्रेजों का राजनीतिक उद्देश्य क्या था? बंगाल विजय के लिए अंग्रेजों की राजनीतिक उद्देश्य था राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक वर्चस्व स्थापित करना। 18वीं शताब्दी मतलब 1700 कुछ ईस्वी में 18वीं शताब्दी में बंगाल की आर्थिक स्थिति कैसी थी? यह भारत का एक अत्यंत समृद्ध और महत्वपूर्ण प्रांत था। ब्लैक हॉल की घटना, काल कोठरी त्रासदी। टॉपिक, ब्लैक हॉल की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 ईस्वी की रात को। ब्लैक हॉल की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 की रात को। इस घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। इस घटना के समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। ब्लैक हॉल की घटना में कितने अंग्रेजों बंदियों को कोठरी में बंद किया गया था? 146 अंग्रेजों को। ब्लैक हॉल की घटना में कितने अंग्रेजी बंदियों को बंद किया गया था? 146 अंग्रेजों को। कोठरी खोलने पर कितने लोग जीवित रहे थे? मात्र 23 लोग। कोठरी खोलने पर मात्र 23 लोग जीवित रहे। ब्लैक हॉल की घटना का प्रमुख चश्मदीद या विवरण देने वाला अंग्रेज कौन था? हॉलवेल। आधुनिक इतिहासकार ब्लैक हॉल की घटना को क्या मानते हैं? आधुनिक इतिहासकार ब्लैक हॉल की घटना को मानते हैं इन्हें एक गंभीर रचना या अतिशयोक्तिपूर्ण माना जाता है। किस भारतीय शोधकर्ता ने 1959 में इस घटना की सत्यता पर सवाल उठाया था? ब्रिजेन गुप्ता ने। ब्रिजेन गुप्ता के अध्ययन के अनुसार कोठरी में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या क्या थी? 64। ब्रिजेन गुप्ता के अनुसार कोठरी में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या थी 64। अंग्रेजों ने इस घटना का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया था? सिराजुद्दौला के विरुद्ध आक्रामक युद्ध का आधार बनाने के लिए। ब्लैक हॉल घटना का बदला लेने के लिए किन्हें बंगाल भेजा गया? रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध जो है वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। भारत का यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध कब से था? प्राचीन काल से ही। भारत का यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध प्राचीन काल से था। प्राचीन काल में भारत यूरोप व्यापार किन मार्गों से होता था? एशिया माइनर और भूमध्य सागर से। 1453 ईस्वी में व्यापारिक मार्गों पर किसका अधिकार हो गया था? तुर्की का। 1453 में व्यापारिक मार्गों पर किसका अधिकार हो गया था? तुर्कियों का। तुर्कों के अधिकार के बाद किन यूरोपीय शहरों का व्यापार एकाधिकार हो गया था? वेनिस और जिनेवा का। तुर्कियों के अधिकार के बाद किन यूरोपीय शहरों का व्यापार एकाधिकार हो गया था? वेनिस और जिनेवा का। नए समुद्री मार्गों की खोज का मुख्य उद्देश्य क्या था? नए समुद्री मार्गों की खोज का मुख्य उद्देश्य था अरब और वेनिस के एकाधिकार को तोड़ना। नए समुद्री मार्गों की खोज का मुख्य उद्देश्य था अरब और वेनिस के एकाधिकार को तोड़ना। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन कब प्रारंभ हुआ था? 15वीं शताब्दी के अंत में।
प्लासी के युद्ध को भारतीय इतिहास में क्या माना जाता है? प्लासी के युद्ध को भारतीय इतिहास में ब्रिटेन प्रभुत्व के विकास में एक मील पत्थर माना जाता है। सिराजुद्दौला का शासनकाल क्या था? 1756 से 1757। बस एक साल। सिराजुद्दौला का शासनकाल बस एक साल, 1756 से 1757। सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र में कौन कौन शामिल थे? घसीटी बेगम, शौकत जंग, मीर जाफर, जगत सेठ और अमीर चंद। सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र में कौन कौन शामिल थे? घसीटी बेगम, शौकत जंग, मीर जाफर, जगत सेठ और अमीर चंद। घसीटी बेगम का सिराजुद्दौला से क्या संबंध था? वह उसकी मौसी थी। वाह। शौकत जंग कहाँ का नवाब था? पूर्णिया का। शौकत जंग कहाँ का नवाब था? पूर्णिया का। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था जिसने उसके साथ विश्वासघात किया था? मीर जाफर। मीर जाफर। मीर जाफर। सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र में कौन सा प्रसिद्ध बैंकर शामिल था? जगत सेठ। प्लासी के युद्ध के समय यूरोप में कौन सा युद्ध चल रहा था? प्लासी के युद्ध के समय यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 ईस्वी में हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध किनके बीच हुआ था? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का मुख्य हार का कारण था मीर जाफर का विश्वासघात और आंतरिक षड्यंत्रकारी रचना। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नाम बनाया? मीर जाफर को। मीर जाफर को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना में कौन कौन शामिल थे? मीर कासिम। बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना में कौन कौन शामिल थे? मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना के रूप में कौन कौन शामिल थे? मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय अवध का नवाब कौन था? शुजा-उद-दौला। बक्सर के युद्ध के समय अवध का नवाब कौन था? शुजा-उद-दौला। बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय मुगल का सम्राट था शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो ने। बक्सर के युद्ध का क्या परिणाम निकला? अंग्रेजों की निर्णायक जीत हुई और उनका उत्तर भारत पर प्रभाव बढ़ा। किस युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल का वास्तविक शासक बना दिया था? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? इलाहाबाद की संधि 1765 में। बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि 1765 में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 72 में। बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 72 ईस्वी। बंगाल में द्वैत शासन हुआ था 1765 से 1772 ईस्वी में। बंगाल में द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। द्वैत शासन का अर्थ क्या है? प्रशासन, निजामत। प्रशासन नवाब के पास और राजस्व वसूली दीवानी अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किससे प्राप्त हुई थी? शाह आलम द्वितीय से। अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किससे प्राप्त हुई थी? शाह आलम द्वितीय से। द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? वारेन हसिंगटन ने 1772 ईस्वी में। द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? वारेन हसिंगटन ने 1772 ईस्वी को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अन्य विजय और तिथियां। मैसूर विजय किस कालखंड से संबंधित है? आंग्ल मैसूर युद्धों के माध्यम से। मैसूर विजय किस कालखंड से संबंधित है? मैसूर विजय किस कालखंड से संबंधित है? आंग्ल मैसूर युद्धों के माध्यम से। मराठा विजय का मुख्य काल क्या है? मराठा विजय 1775 से 1818 ईस्वी। 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। मराठा विजय का मुख्य काल क्या था? 1775 से 1818 ईस्वी। पंजाब के विजय का कब पूर्ण हुआ था? 1849 में। पंजाब का विजय कब पूर्ण हुआ था? 1849 ईस्वी में। पंजाब के विजय कब पूर्ण हुआ था? 1849 ईस्वी में। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल की राजधानी क्या थी? मुर्शिदाबाद। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल की राजधानी क्या थी? मुर्शिदाबाद।
प्लासी के युद्ध के समय बंगाल की राजधानी क्या थी? मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध ने सिद्ध किया कि भारत में अब कोई भी शक्ति अंग्रेज का मुकाबला नहीं कर सकती? बक्सर का युद्ध ने। नेक्स्ट टॉपिक, प्लासी का युद्ध इन डिटेल्स। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। अब फोर्ट विलियम की किलेबंदी कौन कर रहा था? ब्रिटिश। फोर्ट विलियम की किलेबंदी कौन कर रहा था? ब्रिटिश। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को क्या करने से मना कर दिया था? किलेबंदी करने से। किस मुगल सम्राट ने 1717 में अंग्रेजों को शाही फरमान दिया था? फर्रुखसियर ने। शाही फरमान के तहत अंग्रेजों को क्या छूट मिली थी? कर मुक्त व्यापार। प्लासी के युद्ध का तत्कालिक कारक क्या है? प्लासी के युद्ध का तत्कालिक कारक है फोर्ट विलियम की किलेबंदी से उत्पन्न तनाव। प्लासी के युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? फोर्ट विलियम की किलेबंदी से उत्पन्न तनाव। सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर कब अधिकार किया था? सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर कब अधिकार किया था? जून 1756 ईस्वी को। काल कोठरी की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 को। 20 जून 1756 को हुआ था काल कोठरी की घटना। काल कोठरी घटना का वर्णन किस अंग्रेज ने किया था? हॉलवेल ने। हॉलवेल के अनुसार काल कोठरी में कितने अंग्रेज बंद थे? 146। अगले दिन काल कोठरी से कितने अंग्रेज जीवित बाहर निकले? मात्र 23। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं बट कोई बात नहीं। कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए मद्रास से भेजी गई सेना का नेतृत्व किसने किया था? वाटसन और क्लाइव ने। वाटसन और क्लाइव ने। वाटसन की सेना का नेतृत्व कर रहे थे जल सेना। वाटसन किस सेना का नेतृत्व कर रहा था? जल सेना का। अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम पर पुनः कब कब्जा किया था? जनवरी 1757 में। जनवरी 1757 में फिर से अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया था। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? अलीनगर की संधि। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि के तहत अंग्रेजों को क्या अधिकार मिला? किलेबंदी, व्यापार और सिक्का ढालने का। किलेबंदी, व्यापार और सिक्का, तीन चीज। नवाब सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति कौन था जिसने विश्वघात किया था? मीर जाफर। नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल जगत सेठ कौन थे? बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर्स। षड्यंत्र में शामिल अमीर चंद कौन था? एक बड़ा व्यापारी था अमीर चंद। नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र में और कौन शामिल थे? दीवान राय दुर्लभ। नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र में और कौन शामिल था? दीवान राय दुर्लभ। क्लाइव ने मीर जाफर से क्या समझौता किया था? क्लाइव ने मीर जाफर से समझौता किया था नवाब बनाने के बदले 24 परगने की जमींदारी। नवाब बनाने के बदले 24 परगने की जमींदारी। प्लासी के युद्ध किस तिथि को हुई थी? प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, प्लासी के युद्ध में नवाब के प्रति वफादार रहने वाले सेनापति कौन थे? मीर मदन और मोहनलाल। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे घोषित कर दिया गया था? मीर जाफर को। प्लासी के युद्ध को वास्तव में क्या कहा जाता है? एक षड्यंत्र कहा जाता है। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को किस क्षेत्र की जमींदारी मिली? 24 परगना की जमींदारी। प्लासी के युद्ध के बाद कोलकाता में किसकी स्थापना हुई? टकसाल की। प्लासी के युद्ध के बाद कोलकाता में किसकी स्थापना हुई थी? टकसाल की। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुखों की काली रात का आरंभ हुआ, यह किसने कहा था? नवीन चंद्र सेन ने। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत युद्ध की काली रात का आरंभ हुआ, किसने कहा था? नवीन चंद्र सेन ने। मीर जाफर को अंग्रेजों ने क्या संज्ञा दी थी? क्लाइव का गीदड़, कठपुतली नवाब। मीर जाफर को अंग्रेजों ने क्या संज्ञा दी थी? क्लाइव का गीदड़, कठपुतली नवाब। प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? भागीरथी नदी। प्लासी बंगाल। प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? भागीरथी नदी के किनारे। प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? भागीरथी नदी के किनारे। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों के लिए किस मार्ग को प्रशस्त किया था? बंगाल और राजनीतिक नियंत्रण। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों के लिए किस मार्ग को प्रशस्त किया? प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों के लिए किस मार्ग को प्रशस्त किया? बंगाल और राजनीतिक नियंत्रण को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1776। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1776। बक्सर का युद्ध
बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। 1764 रुपये में कोई बक्सा दे सकता है। बक्सर का युद्ध हो गया इसमें तो। बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि किस युद्ध से तैयार हुई थी? प्लासी के युद्ध। प्लासी के युद्ध से बक्सर का युद्ध हुआ था। प्लासी की युद्ध पहले तैयार हो उसके बाद जाएंगे। प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि किस युद्ध से तैयार हुई थी? प्लासी के युद्ध से। बक्सर की युद्ध की पृष्ठभूमि किस युद्ध से तैयार हुई थी? प्लासी के युद्ध से। मीर जाफर को हटाकर अंग्रेजों ने किसे नवाब बना दिया था? मीर कासिम को। फिर से 1760 में मीर जाफर को हटाकर अंग्रेजों ने किसे नवाब बना दिया? 1760 में मीर कासिम को। मीर कासिम ने अंग्रेजों को कौन से 3 जिले प्रदान किया था? बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। मीर कासिम ने अंग्रेजों को कौन से 3 जिले प्रदान किए थे? बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? मुर्शिदाबाद। मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मुर्शिदाबाद से मुंगेर में किया था। मुंगेर राजधानी ले जाने का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचना। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचना। मीर कासिम ने मुंगेर में किसकी स्थापना की थी? तोपों और बंदूकों के कारखाने। मीर कासिम ने तोपों और बंदूकों के कारखाने बनाए थे। दस्तक का दुरुपयोग रोकने के लिए मीर कासिम ने क्या कदम उठाया? सभी आंतरिक व्यापारिक नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी मीर कासिम ने मुंगेर में किसकी स्थापना की थी? तोपों और बंदूकों के कारखानों की। दस्तक का दुरुपयोग रोकने के लिए मीर कासिम ने क्या कदम उठाया था? सभी आंतरिक व्यापारिक शुल्कों को समाप्त कर दिया था। मीर कासिम के इस कदम से क्या नुकसान हुआ अंग्रेज व्यापारियों को? शाह आलम द्वितीय कौन था? मुगल सम्राट। शाह आलम द्वितीय कौन था? मुगल सम्राट। शाह आलम द्वितीय ने बिहार में स्वयं को क्या घोषित कर दिया था? सम्राट। मीर कासिम ने शाह आलम द्वितीय को किस पद का प्रस्ताव दिया था? वजीर का। पटना का उप दीवान कौन था जिसे मीर कासिम नापसंद करता था? रामनारायण। रामनारायण को किसका समर्थन प्राप्त था? अंग्रेजों का। पटना का युद्ध 1763 ईस्वी में किसके आक्रमण से शुरू हुआ था? अंग्रेज अधिकारी एलिस। बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? अंग्रेजों और संयुक्त सेना जैसे मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय अवध का नवाब कौन था? शुजा-उद-दौला। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। बक्सर का युद्ध किस तिथि को लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या था? अंग्रेज विजयी हुए और संयुक्त सेना पराजित हुई। बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी महत्वपूर्ण संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध ने भारत में किसकी सर्वोच्चता सिद्ध कर दी थी? ब्रिटिश सेना की। किस युद्ध ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा किया था? बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर द्वारा बना। मुंगेर की किलेबंदी किसने की थी? मीर कासिम ने। मुंगेर की किलेबंदी किसने की थी? मीर कासिम ने। प्लासी की विजय केवल एक विश्वघात थी जबकि बक्सर का विजय सैन्य श्रेष्ठता था। प्लासी की विजय केवल एक विश्वघात थी जबकि बक्सर की विजय सैन्य श्रेष्ठता थी। यह कथन किस युद्ध के संदर्भ में है? बक्सर के युद्ध में। मीर कासिम भागकर कहाँ शरण लिया था? अवध में। शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों ने कहाँ नजरबंद किया? इलाहाबाद के किले में। शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों ने कहाँ नजरबंद किया था? इलाहाबाद के किले में। बक्सर युद्ध के बाद बंगाल में कौन सी शासन प्रणाली शुरू हो गई? द्वैध शासन प्रणाली। बक्सर युद्ध के बाद बंगाल में कौन सी शासन प्रणाली शुरू हुई थी? द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। द्वैध शासक का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। बिहार में अंग्रेजों का राजनीतिक प्रभाव किस युद्ध के बाद बढ़ा? बक्सर के युद्ध के बाद। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली थी? 1765 ईस्वी में।
ईस्वी में। 1717 के फरमान को कंपनी का क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा 1717 के फरमान को मैग्ना कार्टा कहा गया। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित था? कोलकाता में। कोलकाता में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित था? कोलकाता में। बंगाल में कंपनी का शासन वास्तविक रूप से कब शुरू हुआ था? 1764 के बाद। बंगाल में कंपनी का शासन वास्तविक रूप से कब शुरू हुआ था? 1764 के बाद। बंगाल में कंपनी का शासन वास्तविक रूप से कब शुरू हुआ था? 1764 के बाद। अंग्रेजों ने मीर जाफर को गद्दी से कब हटाया था? 1760 में। अंग्रेजों ने मीर जाफर को गद्दी से कब हटाया था? 1760 ईस्वी में। मीर कासिम ने सेना को किस पद्धति पर संगठित किया था? यूरोपीय पद्धति पर। मीर कासिम ने सेना को किस पद्धति पर संगठित किया था? मीर कासिम ने सेना को किस पद्धति पर संगठित किया था? यूरोपीय पद्धति पर। बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई की थी? मीर कासिम और सिराजुद्दौला। बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई की थी? मीर कासिम और सिराजुद्दौला। मीर कासिम और सिराजुद्दौला। प्लासी युद्ध ने अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था व्यापारिक एकाधिकार और कठपुतली सरकार। अलीनगर किसका पुराना नाम है? कोलकाता का। नवाब द्वारा दिया गया था अलीनगर, कोलकाता का नाम। बक्सर कहाँ स्थित है? वर्तमान बिहार में। बिहार में है बक्सर। युद्ध के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को क्या उपहार दिया? युद्ध के बाद मीर जाफर ने अपार धन और पुरस्कार मीर जाफर ने दिया था। मीर कासिम ने व्यापार कर क्यों हटाया? क्योंकि भारतीय व्यापारियों को अंग्रेजों के बराबर लाने के लिए अंग्रेजों ने मीर कासिम के कर हटाने के फैसले का विरोध क्यों किया? क्योंकि उनसे उनका व्यापारिक विशेषाधिकार खत्म हो रहा था। परगना की जमींदारी से कंपनी को क्या लाभ हुआ था? वित्तीय संसाधन बढ़े थे। परगना की जमींदारी से अंग्रेजों को लाभ मिला था क्योंकि वित्तीय संसाधन बढ़ा था। नवाबों की शक्ति छीन होने का मुख्य कारण क्या था? नवाबों की शक्ति छीन होने का मुख्य कारण था आपसी फूट और ब्रिटिश सैन्य तकनीकी। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को क्या सौंपा? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी। अवध के नवाब शुजाउद्दौला पर अंग्रेजों ने युद्ध हर्जाना कितना लगाया था? 50 लाख रुपया। अवध के नवाब शुजाउद्दौला पर अंग्रेजों ने युद्ध का हर्जाना 50 लाख रुपया लगाया। बक्सर युद्ध के समय मुगल सेना की क्या स्थिति थी? वह शक्तिहीन और संगठित नहीं थी। बक्सर युद्ध के समय मुगल सेना की क्या स्थिति थी? वह शक्तिहीन और संगठित नहीं थी। बक्सर युद्ध के समय मुगल की सेना क्या थी? वह शक्तिहीन और संगठित नहीं थी। अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति की झलक कहाँ मिलती है? मीर जाफर के साथ गुप्त संधि में। बंगाल के नवाबों की राजधानी का क्रम क्या है? बंगाल का नवाब का राजधानी पहले ढाका था, फिर मुर्शिदाबाद, फिर मुंगेर। ढाका, मुर्शिदाबाद, फिर मुंगेर। वाटसन कौन था? ब्रिटिश एडमिरल। वाटसन कौन था? ब्रिटिश एडमिरल। प्लासी युद्ध में क्लाइव की सेना में कितने सैनिक थे? लगभग 3000। प्लासी के युद्ध में क्लाइव की सेना में कितने सैनिक थे? प्लासी के युद्ध में क्लाइव की सेना में कितने सैनिक थे? लगभग 3000। सिराजुद्दौला की सेना कितनी बड़ी थी? लगभग 50,000। सिराजुद्दौला की सेना कितनी बड़ी थी? लगभग 50,000, लेकिन अक्रमणीय था, मतलब कोई जिद विद नहीं था लड़ने का। 50,000 रह के भी क्या फ़ायदा, जोश जुनून भी तो होना चाहिए। सिराजुद्दौला की सेना कितनी बड़ी थी? 50,000 की सेना थी। किस युद्ध ने मराठों और सिखों की चुनौती से पहले अंग्रेजों की स्थापना कर दी थी? बक्सर। किस युद्ध ने मराठों और सिखों की चुनौती से पहले अंग्रेजों की स्थापना कर दी थी? बक्सर का युद्ध ने। मीर कासिम ने मुंगेर में किस प्रकार की सैन्य व्यवस्था स्थापित की थी? अनुशासित और आधुनिक। पटना हत्याकांड 1763 का मुख्य जिम्मेदार कौन था? पटना में जो हत्याकांड हुआ था 1763 में, उसके लिए मुख्य जिम्मेदार मीर कासिम था। क्रोधवश अंग्रेजों की हत्या करवाई थी मीर कासिम ने। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 88। बक्सर युद्ध के समय कंपनी का गवर्नर कौन था? वेंसिटॉट। बक्सर युद्ध के समय कंपनी का गवर्नर कौन था? वेंसिटॉट। अंग्रेजों ने कलकत्ता में किलेबंदी क्यों शुरू की? क्योंकि फ्रांसीसियों से डर था,
इसलिए अंग्रेजों ने कोलकाता में किलेबंदी की थी। सिराजुद्दौला के नाना का नाम क्या था? अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान। सिराजुद्दौला के नाना का नाम क्या था? अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों की तुलना किससे की थी? मधुमक्खियों से। अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों की तुलना किससे की थी? मधुमक्खियों से। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का प्रमुख कारण क्या था? सेनापतियों का युद्ध मैदान में सक्रिय ना होना। सेनापतियों का युद्ध मैदान में सक्रिय ना होना। मीर जाफर की गद्दी से हटाने की घटना को क्या कहा जाता है? 1760 की क्रांति। मीर जाफर को गद्दी से हटाने की घटना को क्या कहा जाता है? 1760 की क्रांति। अंग्रेजों के लिए बंगाल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह सर्वाधिक समृद्ध प्रांत है। बक्सर युद्ध के समय हेक्टर मुनरो के पास कितनी सेना थी? लगभग 7,000। बक्सर के युद्ध के समय हेक्टर मुनरो के पास कितनी सेना थी? लगभग 7,000। संयुक्त सेना की पराजय का मुख्य कारण क्या था? समन्वय की कमी और पुरानी युद्ध नीति। समन्वय की कमी और पुरानी युद्ध नीति। संयुक्त सेना की पराजय का मुख्य कारण क्या था? समन्वय की कमी और पुरानी युद्ध नीति। क्या प्लासी का युद्ध एक पूर्ण युद्ध था? नहीं, यह एक छोटी झगड़ और विश्वासघात था। प्लासी का युद्ध। इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके बीच हुई थी? क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेज जो थे वो क्लाइव और शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 99। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके बीच हुई थी? क्लाइव और शुजाउद्दौला के। इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी किसके साथ? क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के साथ। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके साथ? क्लाइव और शुजाउद्दौला के साथ। इन दोनों ने भारत के किस युग का अंत किया? मध्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था का अंत और औपनिवेशिक युग का प्रारंभ। नेक्स्ट टॉपिक विल बी बक्सर का युद्ध और राजनीतिक कारक। बक्सर का युद्ध और राजनीतिक कारक। मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार को कब कर मुक्त किया था? 1763 ईस्वी में। 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटाकर किसे नवाब बनाया था? मीर जाफर को। बक्सर का युद्ध किस तिथि को हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ में कौन कौन शामिल थे? मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। अवध का नवाब कौन था जिसने बक्सर के युद्ध में भाग लिया था? शुजाउद्दौला। बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय मुगल का सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय। किस युद्ध ने भारत में अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता को पूरी तरह सिद्ध कर दिया था? बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध का तात्कालिक परिणाम क्या था? मीर कासिम का पलायन और मुगलों का आत्मसमर्पण। बक्सर के युद्ध का तात्कालिक परिणाम था मीर कासिम का पलायन और मुगलों का आत्मसमर्पण। प्लासी के युद्ध के निर्णयों पर किस युद्ध ने मुहर लगा दी? बक्सर के युद्ध ने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलाहाबाद की संधि। प्रथम और द्वितीय। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके बीच हुई थी? क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों ने किन क्षेत्रों को उपहार स्वरूप दिया था? इलाहाबाद की कड़ा। शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों ने किस क्षेत्र को उपहार स्वरूप दिया था? इलाहाबाद का कड़ा। मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को किन क्षेत्रों को दीवानी सौंपी थी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। दीवानी के बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को कितनी वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया? 26 लाख रुपया। दीवानी के बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को कितनी वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया था? 26 लाख रुपया। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके बीच हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच। द्वितीय संधि के तहत अवध के नवाब पर कितना युद्ध का हर्जाना लगाया था? 50 लाख रुपया। किस जागीरदार को उसकी जागीरी वापस दी गई थी? बलवंत सिंह, बनारस में जो था बलवंत सिंह को। इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल का वास्तविक शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी। किस संधि ने मुगल सम्राट को कंपनी का पेंशन भोगी बना दिया था? इलाहाबाद की संधि ने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बंगाल में द्वैत शासन कब चला था? 1765 से 1772 में, मतलब 5, 6, 7 साल।
बंगाल में द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। द्वैत शासन के अंतर्गत दीवानी अधिकार का क्या अर्थ होता है? राजस्व वसूली का अधिकार। द्वैत शासन के अंतर्गत निजामत का क्या अर्थ होता है? प्रशासन और न्याय का अधिकार। द्वैत शासन में राजस्व का अधिकार किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। द्वैत शासन में प्रशासनिक उत्तरदायित्व किसका था? बंगाल का नवाब का। प्रशासनिक उत्तरदायित्व था किसका? बंगाल के नवाब का। शक्ति और उत्तरदायित्व के पृथक्करण को क्या कहते हैं? द्वैत शासन। किसने बंगाल में द्वैत शासन को लूट का माल कहा था? के.एम. पनिक्कर ने। के.एम. पनिक्कर ने। किसने बंगाल में द्वैत शासन को लूट का माल कहा था? के.एम. पनिक्कर ने। द्वैत शासन के दौरान बंगाल में भयानक अकाल कब पड़ा था? 1770 ईस्वी में। द्वैत शासन के दौरान बंगाल में अकाल पड़ा था 1770 में। 1770 के अकाल को किस व्यवस्था को दुष्प्रभाव माना जाता है? द्वैत शासन को। किस गवर्नर जनरल ने द्वैत शासन को समाप्त किया था? वारेन हसिंगटन। कब? 1772 में। वारेन हसिंगटन ने 1772 में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्थिक प्रभाव और लूट। बक्सर के युद्ध के बाद कृषि क्षेत्र में गिरावट का मुख्य कारण क्या था? अत्यधिक लगान। हस्तशिल्प का पतन बंगाल में किस शासन के दौरान होता? द्वैत शासन के दौरान। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? अधिक से अधिक आर्थिक लाभ कमाना। भारतीय माल के बदले अब कंपनी क्या देना चाहती थी? बंगाल से प्राप्त राजस्व। भारतीय माल के बदले अब कंपनी क्या देना चाहती थी? बंगाल से प्राप्त राजस्व। पूंजी का भारत से बाहर जाना क्या कहलाता? धन का निष्कासन। किसने कहा कि द्वैत शासन ने बंगाल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया? के.एम. पनिक्कर ने। द्वैत शासन के तहत न्याय व्यवस्था कैसी थी? अत्यंत दयनीय और पक्षपाती। व्यापार वाणिज्य में गिरावट का प्रभाव किस पर पड़ा? भारतीय व्यापारियों और बुनकरों पे। कंपनियों के कर्मचारी व्यक्तिगत व्यापार के लिए किसका दुरुपयोग कर रहा था? दस्तक का। कंपनियों के कर्मचारी व्यक्तिगत व्यापार के लिए किसका दुरुपयोग कर रहा था? दस्तक का। इलाहाबाद की संधि के बाद अवध को किस रूप से स्थापित किया गया? मध्यवर्ती राज्य के रूप में। बफर स्टेट के राज्य, मध्यवर्ती बफर स्टेट। इलाहाबाद की संधि के बाद अवध को किस रूप में स्थापित किया गया था? मध्यवर्ती राज्य के रूप में। प्रशासनिक एवं राजनीतिक बारीकियां पे कुछ प्रश्न। शुजाउद्दौला को इलाहाबाद और कड़ा किससे से लेकर दिए गए थे? अवध के नवाब से। शुजाउद्दौला को इलाहाबाद और कड़ा किससे लेकर दिए गए थे? अवध के नवाब से। कंपनी के उत्तरदायित्व कार्यों से बचने के लिए क्या उपाय द्वैत शासन लागू किया? नवाब के पास अधिकार तो था लेकिन क्या नहीं था? शक्ति और कोष, पैसा नहीं था। कंपनी के पास शक्ति थी लेकिन क्या नहीं था? उत्तरदायित्व नहीं था। द्वैत शासन के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? वह छिन्न भिन्न हो गई। किस संधि ने अंग्रेजों को उत्तर भारत में किंग मेकर बना दिया? इलाहाबाद की संधि ने। किस संधि ने अंग्रेजों को उत्तर भारत में किंग मेकर बना दिया था? इलाहाबाद की संधि। मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? मुंगेर, बिहार। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। क्या बक्सर का युद्ध प्लासी की तुलना में अधिक निर्णायक था? हाँ। इलाहाबाद की संधि ने किसे कंपनी का कैदी जैसा बना दिया था? शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की संधि ने किसे कंपनी का कैदी बना दिया था? शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट टॉपिक बोली बंगाल में द्वैत शासन, ड्यूअल गवर्नेंस। बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। द्वैत शासन के कारण बंगाल में किस प्रकार की व्यवस्था थी? प्रशासनिक व्यवस्था। द्वैत शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या थी? प्रशासन पंगु हो गया था और कानून व्यवस्था अत्यंत कमजोर हो गया था। द्वैत शासन का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा? बंगाल की आम जनता और किसानों पर। कंपनी के एजेंटों ने किस लोगों का अत्यधिक शोषण किया? भारतीय शिल्पकारों और जुलाहों का। द्वैत शासन के दौरान कंपनी के कर्मचारी किस आधार पर वस्तुएं खरीदते थे? अपनी शक्ति के बल पर, अत्यंत कम दामों पर। शिल्पकारों ने शोषण से बचने के लिए क्या रास्ता अपनाया? उन्होंने अपना पुश्तैनी काम छोड़ दिया और गांव से पलायन हो गए। द्वैत शासन का आर्थिक परिणाम क्या निकला? बंगाल में कृषि और व्यापार का निवास हुआ।
द्वैत शासन का आर्थिक परिणाम क्या निकला? बंगाल में कृषि और व्यापार का विनाश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, किसान ने खेती छोड़ना क्यों शुरू की? क्योंकि मालगुजारी मतलब लगान की दरों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण। बंगाल से धन का निष्कासन कब तीव्र हुआ? द्वैत शासन के दौरान। द्वैत शासन के समय कंपनी के कर्मचारी में किस प्रवृत्ति की वृद्धि हुई? निजी व्यापार और भ्रष्टाचार का। द्वैत शासन का अंत किसने किया था? द्वैत शासन का अंत वारेन हसिंगटन 1772 में किया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैसूर विजय और आंग्ल मैसूर संघर्ष। दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद कौन सा प्रमुख शक्ति उभरी? मैसूर साम्राज्य। मैसूर के उत्थान में किन दो शासकों की मुख्य भूमिका रही? हैदर अली और टीपू सुल्तान का। मैसूर के उत्थान में किन दो शासकों की प्रमुख भूमिका रही? हैदर अली और टीपू सुल्तान का। मैसूर राज्य का संघर्ष किन पड़ोसी शक्तियों के साथ था? मराठा और निजाम के मध्य। मैसूर राज्य का संघर्ष किन पड़ोसी शक्तियों से था? मराठा और निजाम के साथ। अंग्रेजों को मैसूर पर अधिकार करने के लिए कितने युद्ध लड़ने पड़े? 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ने पड़े थे। मैसूर विजय अंग्रेजों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि दक्षिण भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1767 से 1769 तक चला। 2 साल तक आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का मुख्य कारण क्या था? हैदर अली की बढ़ती शक्ति और अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा। हैदर अली की बढ़ती शक्ति और अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा। इन युद्ध के समय अंग्रेजों ने किसके साथ मिलकर त्रिगुट बनाया था? मराठों और निजाम के साथ मिलकर। मराठों और निजाम के साथ मिला अंग्रेज, क्योंकि उसे मैसूर से लड़ना था। हैदर अली ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी स्थिति कैसे मजबूत की? कूटनीति के जरिए मराठों और निजाम को अंग्रेजों से अलग कर दिया। हैदर अली ने निजाम को अपनी ओर मिलाने के लिए क्या प्रलोभन दिया था? कुछ क्षेत्रों का लालच देकर। प्रथम युद्ध के दौरान हैदर अली कहाँ तक पहुँच गया था? मद्रास, चेन्नई की घेराबंदी तक। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन किस संधि से हुई थी? मद्रास की संधि से। कब? 1769 में। 1700, क्योंकि मैसूर का प्रथम युद्ध 1767 से 1769 तक चला, तो इससे ये क्वेश्चन भी कवर हो जाता है कि मद्रास की संधि 1769 को हुआ था, क्योंकि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 को मद्रास की संधि के साथ खत्म हो गया था। मद्रास की संधि की मुख्य शर्त क्या थी? दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए। इतना सस्ता। मद्रास की संधि से सुरक्षात्मक शर्त क्या थी? किसी बाहरी आक्रमण की स्थिति में एक दूसरे की सहायता करना। दोस्त दोस्त दुश्मन, दुश्मन दुश्मन दोस्त। इस युद्ध में किसकी जीत मानी जाती है? हैदर अली की, क्योंकि संधि उसकी शर्त पर हुई थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। कब हुआ था? 1780 से 1784 में। द्वितीय युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी बस्ती माहे पर अधिकार करना। माहे पर अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों की बस्ती थी माहे, उस पर अधिकार करना चाह रहा था। माहे क्षेत्र किस राज्य के अंतर्गत आता? मैसूर। हैदर अली के संरक्षण में था पहले। 1780 में हैदर अली ने किन शक्तियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा निकाला था? 1780 में मराठों और निजाम। अच्छा, अपना साइड कर लिया ये, मराठों और निजाम के साथ। वारेन हैस्टिंग्स ने हैदर अली के विरुद्ध कूटनीति का क्या प्रयोग किया था? वारेन हैस्टिंग्स ने हैदर अली के विरुद्ध कूटनीति का क्या प्रयोग किया था? उसने मराठों और निजाम को गुंटूर और अन्य लालच देकर गुट से अलग कर दिया गया। सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? अंग्रेजों और मराठों के बीच। सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में। सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? अंग्रेजों और मराठों के बीच में। सालाबाई की संधि का मैसूर युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ा? मराठे युद्ध से अलग हो गए, जिससे हैदर अली अकेला पड़ गया। चलो, पोर्टो नोवा की लड़ाई 1781 में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? आयरकुट ने। पोर्टो नोवा की लड़ाई 1781 में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? आयरकुट ने। पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली की क्या स्थिति रही? उसकी पराजय हुई और वह घायल हो गया था हैदर अली। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? 1782 ईस्वी में। 7 दिसंबर 1782। 7 दिसंबर 1782 में युद्ध के दौरान ही हैदर अली की मृत्यु हो गई, 7 दिसंबर 1782 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। हैदर अली के बाद मैसूर की कमान किसने संभाली? उसके पुत्र टीपू सुल्तान। हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान ने।
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? मंगलौर की संधि। पहला में तो हैदर अली जीता था, द्वितीय में बेचारा मर गया। मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में। मंगलौर की संधि का हस्ताक्षर किसने किए थे? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों ने। इस संधि का मुख्य परिणाम क्या था? दोनों ने एक दूसरे के विजित क्षेत्र प्रदेश और कैदी वापस कर दिए थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि हुआ था 1790 से 92, ये भी 2 साल चला था। तृतीय युद्ध का मुख्य कारण क्या था? टीपू सुल्तान द्वारा ट्रावनकोर पर आक्रमण। किस पे आक्रमण? ट्रावनकोर पे। टीपू सुल्तान के द्वारा ट्रावनकोर पर आक्रमण। ट्रावनकोर रियासत किसके संरक्षण में थी? अंग्रेजों के संरक्षण में थी। टीपू सुल्तान ने अपनी सेना को किस पद्धति पर संगठित किया था? यूरोपीय पद्धति पर। टीपू सुल्तान ने किस देशों से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था? फ्रांस, तुर्की, काबुल और मॉरिशस। टीपू सुल्तान ने किस देश से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था? टीपू सुल्तान ने किन देश से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था? फ्रांस, तुर्की, काबुल और मॉरिशस। फ्रांस, तुर्की, काबुल और मॉरिशस। टीपू सुल्तान किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी क्लब का सदस्य बना? जैकोबिन क्लब का। तृतीय युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने टीपू के खिलाफ किन शक्तियों के साथ लिया था? मराठा और निजाम का। कॉर्नवालिस ने टीपू के खिलाफ किन शक्तियों का साथ लिया? मराठा और निजाम का। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन किस संधि से हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन किस संधि से हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टनम की संधि की अपमानजनक शर्त क्या थी? टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को देना पड़ा। श्रीरंगपट्टनम की संधि की अपमानजनक शर्त क्या थी? श्रीरंगपट्टनम की अपमानजनक संधि क्या थी? टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ गया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि की अपमानजनक शर्त क्या थी? टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को देना पड़ा। इस संधि के तहत टीपू पर कितना युद्ध हर्जाना लगाया गया? 3 करोड़ रुपया का। इस संधि के तहत टीपू पर कितना युद्ध हर्जाना लगाया गया था? 3 करोड़ रुपया। टीपू ने हर्जाना ना चुका पाने की स्थिति में क्या बंधक रखा? अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों को इस संधि से कौन कौन से क्षेत्र मिले? मालाबार, डिंडीगुल और बारामहल। अंग्रेजों को इस संधि से कौन कौन से क्षेत्र मिले? मालाबार, डिंडीगुल और बारामहल। निजाम को कौन सा क्षेत्र मिला? निजाम को कौन सा क्षेत्र मिला था? कृष्ण और पेन्नार नदी के बीच का क्षेत्र। निजाम को कौन सा क्षेत्र मिला था? कृष्ण और पेन्नार नदी के बीच का क्षेत्र। मराठों को कौन सा हिस्सा प्राप्त हुआ था? तुंगभद्रा नदी के उत्तर का क्षेत्र। मराठों को कौन सा हिस्सा प्राप्त हुआ था? तुंगभद्रा नदी के उत्तर का क्षेत्र। फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। आंग्ल मैसूर युद्ध, फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। नेक्स्ट टॉपिक विल बी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 ईस्वी में हुआ था। चतुर्थ युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड बेलेजली। चतुर्थ युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड बेलेजली। बेलेजली ने टीपू पर क्या आरोप लगाया था? अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसियों से मिलकर षड्यंत्र रचने के। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए हुई थी। मैसूर की हार के बाद अंग्रेजों ने वहां किस वंश को गद्दी पर बैठाया? वाडियार वंश के एक बालक कृष्णराज को। मैसूर की हार के बाद अंग्रेजों ने वहां का वंश को गद्दी पर बैठाया। किस वंश को? तो वाडियार वंश के एक बालक कृष्णराज को। नए मैसूर राज्य पर अंग्रेजों ने कौन सा नीति थोपी? सहायक नीति। मैसूर विजय के बाद बेलेजली ने क्या कहा था? अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टीपू सुल्तान और मैसूर का प्रशासन।
टीपू सुल्तान को और किस नाम से जाना जाता है? मैसूर का शेर। मैसूर का शेर टीपू सुल्तान। टीपू ने आधुनिक नौसेना के लिए कहाँ डॉकयार्ड बनाए थे? मंगलौर, मोलीदाबाद और बाजीदाबाद। मंगलौर, मोलीदाबाद और बाजीदाबाद। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में क्या लगवाया था? टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में क्या लगवाया था? स्वतंत्रता का वृक्ष, ट्री ऑफ लिबर्टी। टीपू टीपू द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर किसकी आकृति थी? हिंदू देवी देवताओं की। टीपू ने किन उद्योगों को बढ़ावा दिया था? रेशम उत्पादन और हथियारों के निर्माण की। टीपू के शासनकाल में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का लगभग 1/3 भाग। नेक्स्ट हमारा है महत्वपूर्ण तथ्य और अवधारणाएं। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? 1761 में। 1761 में। हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार कहाँ स्थापित किया था? डिंडीगुल में। डिंडीगुल में फ्रांसीसियों की मदद से। डिंडीगुल में फ्रांसीसियों की मदद से। टीपू सुल्तान ने विदेशी व्यापार के लिए कहाँ दूतावास भेजे? तुर्की और फ्रांस में। टीपू सुल्तान ने विदेशी व्यापार के लिए कहाँ दूतावास भेजा था? तुर्की और फ्रांस में। अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का शिकार कौन से भारतीय राज्य हुए थे? मैसूर, मराठा और निजाम। अंग्रेजों की बांटो और राज करों को नीति का शिकार कौन से भारतीय राज्य हुए थे? मैसूर, मराठा और निजाम। बंगाल में अकाल 1770 के समय शासन व्यवस्था कौन थी? द्वैत शासन की विफलता के कारण राहत कार्य शून्य थे। द्वैत शासन की विफलता के समय के कारण राहत कार्य शून्य थे। नेक्स्ट टॉपिक विल बी द्वैत शासन को डाकुओं का राज्य किसने कहा था? द्वैत शासन को डाकुओं का राज्य किसने कहा था? प्रसिद्ध इतिहासकार के एम पनिक्कर ने। प्रसिद्ध इतिहासकार के एम पनिक्कर ने। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई थी? 1769 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई थी? 1769 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 4 वर्ष तक, 1780 से 84। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 4 वर्ष तक, 1780 से 84। कर्नल बेली किस युद्ध में हैदर अली से पराजित हुआ था? कर्नल बेली किस युद्ध में हैदर अली से पराजित हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के प्रारंभिक चरण में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के प्रारंभिक चरण में। श्रीरंगपट्टनम की संधि में अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य क्या था? श्रीरंगपट्टनम की संधि में अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था मैसूर की शक्ति को पूरी तरह कुचल देना। मैसूर की शक्ति को पूरी तरह कुचल देना। किस गवर्नर जनरल ने कहा था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने दुश्मन को पंगु बना दिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद। टीपू सुल्तान के झंडे पर किसका चित्र होता था? शेर का। टीपू ने शारदा मंदिर श्रृंगेरी के पुनरुद्धार के लिए क्या किया था? दान और धन दिया था। टीपू सुल्तान की प्राथमिक भाषा क्या थी? फारसी। टीपू सुल्तान की प्राथमिक भाषा क्या थी? फारसी। टीपू सुल्तान ने मापन की कौन सी प्रणाली अपनाई? नई मापन और तौल प्रणाली। नई मापन और तौल प्रणाली। क्या टीपू सुल्तान लोकतंत्र का समर्थक था? हाँ, उसने फ्रांसीसी क्रांति के विचारों को अपनाया था। अंग्रेजों ने मैसूर के किस बंदरगाह पर नियंत्रण पाने का कोशिश किया था? मालाबार तट के बंदरगाहों पर। अंग्रेजों ने मैसूर के किस बंदरगाह पर नियंत्रण पाने का कोशिश किया था? मालाबार तट के बंदरगाहों पर। हैदर अली किस पद से उठकर शासक बना था? एक साधारण सैनिक अधिकारी से। द्वितीय युद्ध में फ्रांसीसियों ने किसकी मदद की थी? हैदर अली की। द्वितीय युद्ध में फ्रांसीसियों ने किसकी मदद की थी? हैदर अली की। टीपू सुल्तान ने कब खुद को बादशाह घोषित किया था? 1787 ईस्वी में। टीपू ने अंग्रेजों के खिलाफ किस प्रकार के युद्ध का सहारा लिया था? छापामार और परंपरागत दोनों। टीपू ने अंग्रेजों के खिलाफ किस प्रकार के युद्ध का सहारा लिया? छापामार और परंपरागत दोनों। तृतीय युद्ध के बाद टीपू की आर्थिक स्थिति कैसी थी? अत्यंत दयनीय, क्योंकि उसका आधा राज्य छिन गया था। टीपू की मृत्यु के बाद उसके परिवार को
कहाँ भेज दिया गया? बेल्लोर के किले में। सहायक संधि स्वीकार करने वाला मैसूर कौन से नंबर का राज्य था? सहायक संधि स्वीकार करने वाला मैसूर कौन से नंबर का राज्य था? हैदराबाद के बाद प्रमुख राज्यों में से एक। बंगाल में द्वैत शासन के दौरान दीवानी अधिकार किसके पास थे? अंग्रेज कंपनी के पास। द्वैत शासन में निजामत प्रशासन किसके हाथ में था? बंगाल के नवाब के हाथ में। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? लियोनेल कर्निस को, लेकिन बंगाल में क्लाइव ने लागू किया था। हैदर अली की सेना में किस यूरोपीय देश के प्रशिक्षण थे? फ्रांस के। टीपू सुल्तान ने रॉकेट तकनीक का प्रयोग किस युद्ध में किया था? आंग्ल मैसूर युद्ध में। टीपू सुल्तान ने रॉकेट तकनीक का प्रयोग किस युद्ध में किया था? आंग्ल मैसूर युद्ध में। 1767 में अंग्रेजों और निजाम के बीच हुए युद्ध संधि में क्या तय हुआ था? 1767 में अंग्रेजों और निजाम के बीच हुई संधि में क्या तय हुआ था? निजाम अंग्रेजों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र देगा। निजाम अंग्रेजों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र देगा। टीपू सुल्तान ने किस कैलेंडर की शुरुआत की थी? मौलूदी कैलेंडर का। टीपू सुल्तान ने किस कैलेंडर की शुरुआत की थी? मौलूदी कैलेंडर का। कंपनी के कर्मचारी ने जुलाहों को माल देने के लिए क्या अनिवार्य किया था? कंपनी के कर्मचारी ने जुलाहों को माल देने के लिए क्या अनिवार्य किया था? पेशगी, एडवांस लेना और केवल कंपनी को माल बेचना। द्वैत शासन से बंगाल के कृषि अधिशेष पर क्या प्रभाव पड़ा? अधिशेष समाप्त हो गया और अकाल की स्थिति पैदा हुई। मैसूर विजय ने अंग्रेजों को किस दिशा में विस्तार का मार्ग दिया? संपूर्ण दक्षिण भारत की दिशा में। 1799 के युद्ध में टीपू के खिलाफ मुख्य सेनापति कौन था? जॉर्ज हैरिस बेलेजली के मार्गदर्शक में थे। जॉर्ज हैरिस। 1799 के युद्ध में टीपू के खिलाफ मुख्य सेनापति कौन था? जॉर्ज हैरिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 और मैसूर विजय इन डिटेल्स में देखते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1799। 1792 की हार के बाद टीपू सुल्तान ने किस देश से मदद मांगी थी? फ्रांस, तुर्की आदि से। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड बेलेजली। बेलेजली ने टीपू के सामने कौन सी नीति रखी थी? सहायक संधि की नीति। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस स्थान में हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? 4 मई 1799 को। पूर्व का साम्राज्य अब हमारे कदमों में है, यह कथन किसका है? लॉर्ड बेलेजली का। टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर किसे बिठाया गया था? अडियार वंश के एक बालक को। मैसूर पर सहायक संधि कब थोपी गई थी? 1799 में टीपू की मृत्यु के बाद। टीपू सुल्तान ने किस विदेशी शक्ति से सर्वप्रथम संपर्क बढ़ाने का प्रयास किया था? फ्रांसीसियों से। नेक्स्ट टॉपिक है मराठा शक्ति का उत्थान और पानीपत का तृतीय युद्ध। मुगल साम्राज्य के कमजोर होने पर किस शक्ति का उदय हुआ था? मराठा शक्ति का। मराठा साम्राज्य का विस्तार किस पेशवा के काल में हुआ था? पेशवा बाजीराव प्रथम। पेशवा बाजीराव प्रथम। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। पानीपत के तृतीय युद्ध का परिणाम क्या था? मराठों की बुरी तरह से हार हुई। किस युद्ध ने यह तय कर दिया कि मराठे भारत के केंद्रीय विकल्प नहीं बन सकते? पानीपत का तृतीय युद्ध। 1757 के प्लासी विजय के बाद अंग्रेजों के मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे? मराठे। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। वांडीवास का युद्ध 1760 में। बक्सर का युद्ध 1764 में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का मुख्य कारण क्या था? मराठों का आपसी झगड़ा और अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं। 1772 में किस मराठा पेशवा की मृत्यु हुई थी? माधवराव का। 1772 में किस मराठा पेशवा की मृत्यु हुई थी? माधवराव का। माधवराव की मृत्यु के बाद पेशवा कौन बना था? नारायण राव। नारायण राव की हत्या किसने की थी? उनके चाचा रघुनाथ राव राघव ने। नारायण राव की हत्या किसने की थी? उनके चाचा रघुनाथ राव राघव ने। रघुनाथ राव ने सहायता के लिए अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? सूरत की संधि 1775 में। रघुनाथ राव ने सहायता के लिए अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? सूरत की संधि 1775 में। सूरत की संधि के तहत अंग्रेजों को कौन से क्षेत्र मिले? सालसेट और वेसिन। सालसेट और वेसिन। सूरत की संधि को कलकत्ता काउंसिल ने क्या माना? अन्यायपूर्ण और अमान्य।
कलकत्ता काउंसिल ने मराठों के साथ कौन सी नई संधि की? पुरंदर की संधि 1776 में। पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? कर्नल अपटन अंग्रेज और नाना फडणवीस के बीच। पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? कर्नल अपटन अंग्रेज और नाना फडणवीस के बीच। अंग्रेजों ने पुरंदर की संधि को क्यों ठुकरा दिया? क्योंकि बॉम्बे सरकार और रघुनाथ राव के विरोध के कारण। बड़गांव का युद्ध कब हुआ था? 1778 से 1779 में बड़गांव का युद्ध हुआ था। बड़गांव की संधि में अंग्रेजों का क्या स्थिति थी? बड़गांव की संधि में अंग्रेजों की अपमानजनक पराजय हुई। सालबाई की संधि किस वर्ष हुई थी? 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि हुई थी। सालबाई की संधि ने किस युद्ध को समाप्त कर दिया था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था सालबाई की संधि। सालबाई की संधि में मध्यस्थता किसने की थी? महादजी सिंधिया ने सालबाई की संधि में मध्यस्थता की थी। सालबाई की संधि के बाद कितने वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के बीच शांति रही? 20 वर्षों तक शांति रहा। सालबाई की संधि के तहत सालसेट द्वीप किसे प्राप्त हुए थे? अंग्रेजों को। माधवराव द्वितीय को पेशवा किस संधि के तहत माना गया था? सालबाई की संधि के तहत। राघोवा रघुनाथ राव को सालबाई की संधि के बाद कितनी पेंशन दी गई थी? 3 लाख रुपए वार्षिक। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हसिंगटन। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल का जनरल गवर्नर कौन था? वारेन हसिंगटन। नेक्स्ट टॉपिक विल बी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 में। 1803 से 1806 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का मुख्य कारण क्या था? मराठा सरदारों का आपसी वैमनस्य। 1800 ईस्वी में किस प्रमुख मराठा राजनीतिज्ञ की मृत्यु हुई थी? नाना फडणवीस की। नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद पेशवा कौन बना था? बाजीराव द्वितीय ने किस मराठा सरदार के भाई की हत्या कर दी थी? मराठा सरदार के भाई की हत्या की थी बाजीराव द्वितीय ने। और किसका? तो जसवंत राव होलकर के भाई बिट्ठू जी की। होलकर ने पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को कहाँ हराया था? पुणे के पास हदसपार। होलकर ने पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को कहाँ हराया था? पुणे के पास। हार के बाद बाजीराव द्वितीय भागकर कहाँ गए थे? बेसिन में। बेसिन की संधि कब हुई थी? 1802 में। 1802 में बेसिन की संधि हुई थी। बेसिन की संधि किनके बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। बेसिन की संधि हुई थी। बेसिन की संधि का स्वरूप क्या था? यह एक सहायक संधि था। बेसिन की संधि के तहत पेंशन ने कितने मूल्य का क्षेत्र अंग्रेजों को दिया था? 26 लाख रुपए प्रति वार्षिक आय। 26 लाख रुपए वार्षिक आय वाला क्षेत्र। किस मराठा सरदार ने बेसिन की संधि का सबसे कड़ा विरोध किया है? भोंसले और सिंधिया ने। किस मराठा सरदार ने बेसिन की संधि का सबसे बड़ा विरोध किया है? भोंसले और सिंधिया ने। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत 1803 में हुआ था। देवगांव की संधि 1803 किसके साथ हुई थी? भोंसले के साथ। देवगांव की संधि 1803 किसके साथ हुआ था? भोंसले के साथ। सुरजी अर्जुनगांव की संधि 1803 किसके साथ हुई थी? सिंधिया के साथ। सुरजी अर्जुनगांव की संधि 1803 किसके साथ हुई थी? सिंधिया के साथ। राजपुर घाट की संधि 1805 किसके साथ हुई थी? होलकर के साथ। राजपुर घाट की संधि 1805 किसके साथ हुई थी? होलकर के साथ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। किस मराठा सरदार ने शुरू में युद्ध में भाग नहीं लिया था? होलकर। किस मराठा सरदार ने शुरू में युद्ध में भाग नहीं लिया था? होलकर। अंग्रेजों ने सिंधिया को किस युद्ध में हराया था? असई और अरगांव के युद्ध में।
अंग्रेजों ने सिंधिया को किस युद्ध में हराया था? असई और अरगांव के युद्ध में। भोंसले को अंग्रेजों ने कहाँ पराजित किया था? अरगांव के युद्ध में। भोंसले को अंग्रेजों ने कहाँ पराजित किया था? भोंसले को अंग्रेजों ने कहाँ पराजित किया था? अरगांव के युद्ध में। द्वितीय युद्ध के बाद मराठा शक्ति की क्या स्थिति रही? मराठा संघ पूरी तरह बिखर गया। द्वितीय युद्ध के बाद मराठा शक्ति की क्या स्थिति रही? मराठा संघ पूरी तरह बिखर गया। महत्वपूर्ण संधि और तिथियां। सूरत की संधि की तिथि क्या है? सूरत की संधि 7 मार्च 1775 को हुई थी। पुरंदर की संधि 1776 को, 1 मार्च 1776। सलवाई की संधि 1782 में, 17 मई 1782 में सलवाई की संधि। बेसिन की संधि दिसंबर 31, 1802। देवगांव की संधि 1803। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803। राजपुर घाट की संधि किस तिथि को हुआ था? 1806 में। बड़गांव का समझौता किस वर्ष हुआ था? 1779 में। बड़गांव का समझौता कब हुआ था? 1779 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का काल क्या था? 1817 से 1818। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का काल 1817 से 1818। मराठा साम्राज्य के अंतिम महान पेशवा कौन माने जाते हैं? माधवराव प्रथम। कुछ शासन और नीतियां। सहायक संधि प्रणाली के जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को। लॉर्ड वेलेस्ली को। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। वारेन हसिंगटन के समय कौन सी परिषद सर्वोच्च थी? कलकत्ता परिषद। वारेन हसिंगटन के समय कौन सी परिषद सर्वोच्च थी? कलकत्ता परिषद। रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से कितने सैनिक मांगे थे? 2500 सैनिक। रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से कितने सैनिक मांगे थे? 2500 सैनिक। मराठा संघ के प्रमुख सदस्य कौन थे? पेशवा, सिंधिया, होलकर, भोसले और गायकवाड़। पेशवा, सिंधिया, होलकर और भोसले और गायकवाड़। अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ किस संधि से सर्वाधिक हुए? बेसिन की संधि से। अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ किस संधि से ज़्यादा हुआ था? बेसिन की संधि से। मराठों की आंतरिक फूट का अंग्रेजों ने कैसे लाभ उठाया था? सहायक संधि और फूट डालो नीति से। मराठों की आंतरिक फूट का अंग्रेजों ने कैसे लाभ उठाया था? सहायक संधि और फूट डालो नीति से। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मैसूर युद्ध के बारे में क्या विचार था? उसने कहा था कि हमने अपने मित्र को अधिक शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को कुचल दिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस मैसूर के युद्ध में। हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। टीपू सुल्तान ने किस विदेशी क्लब की सहायता ली थी? जैकोबिन क्लब, फ्रांस। अतिरिक्त तथ्य और उसका विश्लेषण। मैसूर का सिर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792, तृतीय मैसूर युद्ध के बाद। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 में, तृतीय मैसूर युद्ध के बाद। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी, तृतीय मैसूर युद्ध खत्म हो गया था तब। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 7 वर्षों तक लगभग में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 7 वर्षों तक चला था। पेशवा पद की समाप्ति किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? लॉर्ड हसिंगटन। तृतीय युद्ध के बाद। महादजी सिंधिया का मराठा इतिहास में क्या महत्व है? उन्होंने सालबाई की संधि में मुख्य भूमिका निभाई और उत्तर भारत में प्रभाव बढ़ाया। नाना फडणवीस को क्या कहा? नाना फडणवीस को क्या कहा? नाना फडणवीस को क्या कहा? मराठों का मैकियावेली। नाना फडणवीस को क्या कहा जाता है? मराठों का मैकियावेली। रघुनाथ राव के पुत्र का नाम क्या था? बाजीराव द्वितीय। रघुनाथ राव पुत्र का नाम क्या था? बाजीराव द्वितीय। अंग्रेजों ने मराठों को यूरोपीय प्रतिद्वंदियों से निपटने के मार्ग में क्या माना सबसे बड़ी बाधा? अंग्रेजों ने मराठों को यूरोपीय प्रतिद्वंदियों से निपटने के मार्ग में क्या माना सबसे बड़ी बाधा? मराठा शक्ति के पतन का एक प्रमुख सामाजिक कारण क्या था? मराठा शक्ति के पतन का एक प्रमुख सामाजिक कारण था आंतरिक गुटबाजी और एकता का अभाव। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी में किसका वृक्ष लगाया था? स्वतंत्रता का वृक्ष। चतुर्थ युद्ध के समय टीपू के विरुद्ध त्रिगुट में कौन शामिल हुआ था? अंग्रेज, निजाम और मराठे। अंग्रेज, निजाम और मराठे। 1802 की संधि से पेशवा ने अंग्रेजों को कौन सी शर्त स्वीकार कर ली थी? अंग्रेजी सेना को पुणे में रखने का। किस युद्ध के बाद मराठा पेशवा अंग्रेज के पूर्णतः
पेंशन भोगी बन गए थे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। पुरंदर की संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हस्टिंगटन। पुरंदर की संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हस्टिंगटन। मराठों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष की शुरुआत किस प्रांत से हुई थी? बॉम्बे से। मराठों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बॉम्बे से। बाजीराव द्वितीय का शासनकाल क्या था? बाजीराव द्वितीय का शासनकाल 1796 से 1818। 1796 से 1818 बाजीराव द्वितीय। सिंधिया की राजधानी उस समय कहाँ थी? ग्वालियर में। सिंधिया की राजधानी कहाँ थी? ग्वालियर में। सिंधिया की राजधानी उस समय कहाँ थी? ग्वालियर में। होलकर का मुख्य केंद्र कहाँ था? इंदौर में। होलकर का मुख्य केंद्र कहाँ था? इंदौर में। भोसले कहाँ के शासक थे? नागपुर के। भोसले कहाँ के शासक थे? नागपुर के। किस संधि ने मराठों की स्वतंत्रता को अंग्रेजों के हाथों से बेच दिया था? बेसिन की संधि। किस संधि ने मराठों की स्वतंत्रता को अंग्रेजों के हाथों से बेच? नेक्स्ट टॉपिक विल बी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818। 1 वर्ष के लिए हुए। इसे फिर से रिपीट कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो वो इन डिटेल्स में होगा। पहले वाले क्वेश्चन भी होंगे, कुछ नए क्वेश्चन भी उसमें आएंगे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड हस्टिंगटन। लॉर्ड हस्टिंगटन का कार्यकाल कब तक था? 1813 से 1827। न्यू क्वेश्चन। 1813 से 1827 10 वर्ष तक लॉर्ड हस्टिंगटन का कार्यकाल रहा। मराठा संघ के अंतिम रूप से पतन का क्या कारण बना? मराठा संघ का अंतिम रूप से पतन का कारण बना पिंडारियों के दमन के दौरान अंग्रेजों का मराठों के बीच हस्तक्षेप। पिंडारियों के दमन के दौरान अंग्रेजों का मराठों के बीच हस्तक्षेप। बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी? 1817 ईस्वी में। बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी? 1817 ईस्वी में। बाजीराव द्वितीय को किस संधि द्वारा पेशवा पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था? पूना की संधि के द्वारा। बाजीराव द्वितीय को किस संधि के द्वारा बाजीराव द्वितीय को किस संधि द्वारा पेशवा पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था? पुणे की संधि 1817 ईस्वी में। पुणे की संधि के तहत किस संघ को भंग कर दिया गया था? मराठा संघ को। किस मराठा शासन ने 1818 ईस्वी में मंदसौर की संधि की थी? होलकर ने। किस मराठा शासक ने 1818 ईस्वी में मंदसौर की संधि की थी? होलकर ने। ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में किसके साथ हुआ था? सिंधिया के साथ। ग्वालियर की संधि 1817 में किसके साथ हुआ था? सिंधिया के साथ। भोसले ने अंग्रेजों के साथ नागपुर की संधि कब की थी? 1816 में। भोसले ने अंग्रेजों के साथ नागपुर की संधि कब की थी? 1816 में। अंतिम रूप से बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कब किया था? 1818 में आत्मसमर्पण कर दिया था। मराठा राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हस्टिंगटन। पेशवा बाजीराव द्वितीय को गद्दी से हटाकर कहाँ भेज दिया गया था? बिठूर कानपुर में भेज दिया गया था। बिठूर भेजे जाने के बाद पेशवा को अंग्रेजों से क्या मिलता था? वार्षिक पेंशन मिलता था। नेक्स्ट टॉपिक है मराठों का पतन का राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। मराठा पतन का प्राथमिक राजनीतिक कारण क्या था? केंद्रीय शक्ति, पेशवा की दुर्बलता। मराठा संघ के आपसी कलह का लाभ किसने उठाया था? अंग्रेजों ने। मराठों ने किस मुगल बादशाह को अपने संरक्षण में लिया था? शाह आलम द्वितीय को। मराठों ने किस मुगल बादशाह को अपने संरक्षण में लिया था? शाह आलम द्वितीय को। नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद किस चीज का अभाव हो गया था? योग्य मराठा नेतृत्व का। मराठा प्रशासन में उत्तराधिकार के संघर्ष ने क्या पैदा किया था? षड्यंत्र एवं अस्थिरता। मराठा प्रशासन में उत्तराधिकार के संघर्ष ने क्या पैदा किया था? षड्यंत्र, अस्थिरता। मराठा जागीरदार प्रथा का क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा था? मराठा जागीरदारी प्रथा का क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा था? मराठा सरदारों में स्वायत्तता की भावना बढ़ी। मराठों की सैन्य व्यवस्था में मुख्य कमी क्या थी? गुरिल्ला युद्ध पद्धति का त्याग और यूरोपीय शैली का अधूरा ज्ञान। मराठों की सैन्य व्यवस्था में मुख्य कमी क्या थी? मराठों की सैन्य व्यवस्था में मुख्य कमी थी गुरिल्ला युद्ध पद्धति का त्याग और यूरोपीय शैलियों का अधूरा ज्ञान। नेक्स्ट टॉपिक विल बी 21 नंबर क्वेश्चन। मराठा सेना में किस प्रकार का सैनिकों की भर्ती का पतन का कारण बना था? गैर मराठा और भाड़े की सैनिक। चौथा क्या था? बाहरी राज्यों से सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला राजस्व कुल उपज का 1/4 था। रीजन।
सरदेशमुखी क्या था? सरदेशमुखी क्या था? विजित क्षेत्रों में वसूला जाने वाला अतिरिक्त 10% का कर जो था वो सरदेशमुखी था। सरदेशमुखी। चौथा, और सरदेशमुखी नीतियों ने अन्य देशी राज्यों पर क्या प्रभाव डाला? वे मराठों के शत्रु बन गए। मराठों के शत्रु बन गए। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए क्यों घातक सिद्ध हुआ? क्योंकि उसने मराठा शक्ति और मनोबल तोड़ दिया। मराठा शक्ति का मनोबल तोड़ दिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सामाजिक और आर्थिक कारण। मराठा राष्ट्रवाद के निर्माण में किन संतों की भूमिका थी? रामदास और तुकाराम का। रामदास और तुकाराम का। शिवाजी के बाद मराठा राष्ट्रवाद किस आधार पर बंटा? क्षेत्रीय और संकुचित आधार पर। क्षेत्रीय और संकुचित आधार पर। मराठों के पतन का मुख्य आर्थिक कारण क्या था? कृषि व्यापार की उपेक्षा। कृषि और व्यापार की उपेक्षा मराठों के पतन के मुख्य आर्थिक कारक था। मराठा राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या है? केवल लूट और युद्ध कर। केवल लूट और युद्ध कर मराठा राज्य की आय का मुख्य स्रोत। मराठा राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या है? केवल लूट और युद्ध कर। मराठा अर्थव्यवस्था को किसने नष्ट किया? मराठा अर्थव्यवस्था को किसने नष्ट किया? निरंतर जारी रहने वाले युद्धों ने। नेक्स्ट टॉपिक विल बी सिंध विजय 1843 ईस्वी। सिंध विजय कब हुआ था? 1843 ईस्वी में। 1843 ईस्वी में सिंध विजय। सिंध को किस वर्ष अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया? 1843 ईस्वी में। सिंध को किस वर्ष अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था? 1843 ईस्वी में सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। सिंध विजय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो। सिंध विजय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एलनबरो। सिंध पर अधिकार करने वाला मुख्य अंग्रेज अधिकारी कौन था? चार्ल्स नेपियर। सिंध पर अधिकार करने वाला मुख्य अंग्रेज अधिकारी कौन था? चार्ल्स नेपियर। नेपियर ने सिंध विजय को क्या कहा था? एक अफगान तूफान का परिणाम है। एक अफगान तूफान का परिणाम है। नेपियर ने सिंध विजय को कहा था। सिंध व्यापारिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण था? सिंध व्यापारिक दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि मध्य एशिया और ईरान से व्यापार के कारण। मध्य एशिया और ईरान से व्यापार के कारण। ग्रेट गेम का संबंध सिंध विजय से कैसे है? रूसी। ग्रेट गेम का संबंध सिंध विजय से कैसे है? रूसी आक्रमण के डर से अंग्रेजों ने सिंध को बफर स्टेट बनाया। सिंध के शासकों को क्या कहा गया है? अमीर। सिंध के शासकों को अमीर कहा गया है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 का सिंध पर क्या प्रभाव पड़ा? अंग्रेजों ने सिंध के संसाधनों का जबरन उपयोग कर लिया था। 1809 की संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो। 1809 की संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो। 1809 की संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? सिंध में फ्रांसीसियों के प्रवेश को रोकना। 1809 की संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1809 की संधि का मुख्य उद्देश्य था सिंध में फ्रांसीसियों के प्रवेश को रोकना। किस संधि द्वारा सिंध की नदियों को ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया था? किस संधि के द्वारा? 1832 की संधि के द्वारा। 1832 की संधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सहायक संधि का सिंध पर कब थोपी गई थी? सहायक संधि सिंध पर कब थोपी गई थी? 1839 ईस्वी में। 1839 ईस्वी में। चार्ल्स नेपियर ने अमीरों पर क्या आरोप लगाया था? संधि की शर्तों का उल्लंघन का। नेपियर ने रेजिडेंट के रूप में अमीरों के सामने कितनी मांगे रखी थी? 3 प्रमुख मांगे। नेपियर की प्रमुख मांगों में से एक क्या थी? सिंध का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को सौंपा जाए। वाह! क्या अमीरों ने अंग्रेजों के सिक्कों को सिंध में चलाने की अनुमति दी? नेपियर ने इसकी जबरन मांग की थी। सिंध विजय के बाद नेपियर को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? सिंध का। हमें सिंध को जीतने का कोई हक नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे। यह कथन किसका था? चार्ल्स नेपियर का। सिंध की भौगोलिक स्थिति किस नदी के मुहाने पर थी? सिंधु नदी। सिंध विजय ने अंग्रेजों की किस विफलता के दाग को धोने का काम किया? प्रथम अफगान युद्ध की हार को। प्रथम अफगान युद्ध की हार को। नेक्स्ट टॉपिक विल बी सिंध विजय और पंजाब की पृष्ठभूमि। अंग्रेजों ने सिंध पर पूर्णतः कब विजय प्राप्त कर लिया था? अगस्त 1843 में।
सिंध को किस गवर्नर जनरल के समय अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था? लॉर्ड एलनबरो। संदर्भ अंग्रेज 1843 ईस्वी। सिंध को कब पुनः प्राप्त किया था? 1843 में। कौन? लॉर्ड एलनबरो ने। सिंध के अमीरों ने किसके रेजिडेंसी पर आक्रमण किया था? अंग्रेज रेजिडेंसी पे। सिंध विजय के समय वहाँ के शासकों का क्या कहना था? कहा जाता था अमीर। पंजाब में सुदृढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी? महाराजा रंजीत सिंह ने। पंजाब में सुदृढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी? महाराजा रंजीत सिंह ने। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1839 में। 1839 में पहले ही हो गया था, जब अंग्रेजों ने सिंध पर पुनः कब्जा किया। कब? 1843 में। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 में ही हो गई। रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में कैसी स्थिति उत्पन्न हुई? राजनीतिक अस्थिरता और अव्यवस्था का। खड़ग सिंह का शासन काल क्या था? 1839 से 40। खड़ग सिंह का शासन काल क्या था? खड़ग सिंह का शासन काल क्या था? 1839 से 40। शेर सिंह ने पंजाब पर कब से कब तक शासन किया था? शेर सिंह ने पंजाब पर 1840 से 43 में शासन किया था। शेर सिंह ने पंजाब पर कब से कब तक शासन किया था? 1840 से 43 ईस्वी में। पंजाब के अंतिम महत्वपूर्ण शासक के रूप में किसका नाम आता है? दिलीप सिंह का। पंजाब के अंतिम महत्वपूर्ण शासक के रूप में किसका नाम आता है? दिलीप सिंह का। नेक्स्ट टॉपिक, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। मराठा युद्ध नहीं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46, 1 बरस के लिए हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब का राजा कौन था? दिलीप सिंह। दिलीप सिंह की अल्पवयस्कता के दौरान उनकी संरक्षिका कौन थी? रानी जिंदल। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का मुख्य कारण क्या था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का मुख्य कारण था रानी जिंदल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिखों की हार का एक मुख्य कारण यह था कि कुछ सिख सरदारों का विश्वासघात। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? लाहौर की संधि। कब? 1846 में। 1846 में लाहौर की संधि हुई थी। लाहौर की संधि के तहत किसे लाहौर में ब्रिटिश रेजिडेंस बनाया गया? हेनरी लॉरेंस को। लाहौर की संधि के तहत किसे लाहौर में ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था? हेनरी लॉरेंस को। लाहौर की संधि के बाद पंजाब में किसकी सेना की उपस्थिति निश्चित हो गई थी? ब्रिटिश सेना की। सिखों की पराजय के कारण में किसका अतिशय हस्तक्षेप माना जाता है? रानी जिंदल का। सिखों की हार के लिए जिम्मेदार स्वार्थपरता किसकी उत्तर थी? सिख सरदारों की। प्रथम युद्ध के समय अंग्रेजों ने किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? लाहौर पे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल मतलब अंग्रेज। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, अंग्रेजों और सिखों का युद्ध 1848 से 1849, ये भी 1 बरस के लिए हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी पंजाब को किस में मिलाना चाहता था? ब्रिटिश साम्राज्य में। डलहौजी पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना चाहता था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? कुछ सिख सरदारों का विद्रोह। पंजाब का पूर्णतः अंग्रेजी साम्राज्य में विलय 1849 में। पंजाब का विलय किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था? लॉर्ड डलहौजी। अंग्रेजों द्वारा विजित अंतिम महत्वपूर्ण राज्य कौन सा है? पंजाब। पंजाब विजय के बाद सिखों की राजनीतिक शक्ति का क्या हुआ? अंत हो गया। दिलीप सिंह को पंजाब के शासन से हटाकर कहाँ भेज दिया गया था? पेंशन देकर ब्रिटेन। इतिहास प्रसिद्ध साक्ष्य, ब्रिटेन भेज दिया था दिलीप सिंह को पेंशन देकर। द्वितीय युद्ध में अंग्रेजों और सिखों के बीच अंतिम निर्णायक युद्ध कब हुआ था? द्वितीय युद्ध में अंग्रेजों और सिखों के बीच अंतिम निर्णायक 1849 में हुआ था, क्योंकि 1848 से 49 1 वर्ष का तो युद्ध ही है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। पंजाब विजय को ब्रिटिश विस्तारवाद का कौन सा चरण माना जाता है? अंतिम चरण। ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति और समीक्षा। ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति और समीक्षा। ब्रिटिश सरकार की अपने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध की नीति कैसे है? साम्राज्यवादी।
शांतिपूर्ण वाणिज्यिक कंपनी कब राजनीतिक शक्ति में बदल गई? शांतिपूर्ण वाणिज्यिक कंपनी कब राजनीतिक शक्ति में बदल गई? जब उसने राजनीतिक सत्ता हाथ ली। अंग्रेजों ने किस बहाने से पड़ोसी राज्यों में हस्तक्षेप किया? सुरक्षा के विस्तार के लिए। बफर जोन पॉलिसी। अंग्रेजों को पड़ोसी राज्यों से कब तक चिंता नहीं थी? जब तक वे किसी विदेशी प्रभाव से मुक्त थे। अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य के चारों ओर किस क्षेत्र का घेरा बनाया था? अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य के और चारों ओर प्रभावित क्षेत्रों का। यदि कोई दूसरी शक्ति अंग्रेजों के पड़ोसी राज्यों पर अधिकार करती तो अंग्रेज क्या करते? वे स्वयं उसे भूभाग पर अधिकार कर लेते। वे स्वयं उस भूभाग पर अधिकार कर लेते। 19वीं सदी के शुरू में औपनिवेशिक विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापारिक मंडियां प्राप्त करना। 20वीं सदी में ब्रिटिश विस्तार की आड़ क्या थी? आर्थिक कार्यवाही। अंग्रेजों के विस्तारवादी नीति किसके खिलाफ अधिक सक्रिय थी? शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों। व्यवस्थित लोगों को अधिशासन में लाने के नाम पर अंग्रेजों ने क्या किया? राज्यों का विलय। व्यवस्थित लोगों को अधिशासन में लाने के नाम पर अंग्रेजों ने क्या किया? राज्यों का विजय। महत्वपूर्ण तिथियां और घटनाक्रम। 1839 ईस्वी में किसकी मृत्यु हुई थी? 1839 में 1839 में मृत्यु हुआ था महाराजा रंजीत सिंह का। 1843 ईस्वी किस घटना के लिए प्रसिद्ध है? सिंध विजय के लिए। 1843 में सिंध विजय। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46। लाहौर की संधि 1846। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1849। खड़क सिंह का शासन काल का अंत 1840। शेर सिंह का शासन काल का समाप्ति 1843। 1843 अच्छा 1843 में ही सिंध विजय हुआ था, इसलिए शेर सिंह मतलब टीपू सुल्तान का समाप्त हो गया शासनकाल 1843 में। सिंध पर विजय प्राप्त करने कर उसे कब ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था? 1843 अगस्त 1843। 18वीं सदी के अंतिम दशक में पंजाब में किसकी प्रधानता थी? रंजीत सिंह के। 18वीं सदी की अंतिम दशक में पंजाब किसकी प्रधानता थी? रंजीत सिंह की। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।